नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका ओल्ड पेपर। ये पेपर दोस्तों 2013 की भर्ती का है और इसकी आंसर की दोस्तों आरपीएससी के द्वारा 4/3/2015 को जारी की गई। तो उसकी के आधार पर इस पूरे प्रश्न पत्र को अपन हल करेंगे और इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रश्नों पर बोनस दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। कुल प्रश्न दोस्तों 150 रहेंगे। ये वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन जो हिस्ट्री से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये प्रश्न पत्र है वो एक आधार का काम करेगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। एक बार थोड़ा आप पेपर को भी देख लीजिए 150 प्रश्न रहते हैं टोटल। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर रहता है। टाइम रहता है 3 घंटे का। ठीक है, तो एक बार आप पेपर के स्वरूप को, निर्देश को या आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो चलिए मैं सीधा पहले प्रश्न पर आपको ले चलता हूं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया? ये पहला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया? ऋग्वेद, विष्णु पुराण, पंचविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण में ये चीज है वो बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था? स्तुति, विपाशा, वितिस्ता या परशुणी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परशुणी नदी के किनारे लड़ा गया। इसे रावी नदी भी बोलते हैं दोस्तों। परशुणी नदी को रावी नदी भी बोलते हैं। विपाशा दोस्तों व्यास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? व्यास को बोलते हैं। वितिस्ता दोस्तों झेलम को बोलते हैं, झेलम को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? गणेश्वर, बागोर, अहाड़ या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागोर। और ये दोस्तों जो आंसर की आपको मैं बता रहा हूं वाकायदा आरपीएससी की साइट पर आप देख सकते हैं। 4/3/2015 को आरपीएससी की साइट पर ये आंसर की प्रोवाइड करवाई गई थी। 4/3/2015 की ये आंसर की है इस पेपर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है? कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है? ये दोस्तों प्रश्न मैंने करवाया भी था आपको। जो आर्य कंपटीशन की बुक है उसके दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। पहले वीडियो में ये प्रश्न आया हुआ था, तो वहां भी मैंने आपको प्रश्न करवाया है। तो कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है, ब्रूसफुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने भागों में बांटा है? ब्रूसफुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में बांटा है? 38, 48, 58 या 78? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन है वो पहचानना है अपन को। तो देखिए, दक्षिण भारत में ताम्रकांस्य युग नहीं आया। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तर भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। काले व लाल मर्द भांडों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है। दक्षिण भारत में लोह काल के बाद नवपाषाण काल आया था। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द वाला ऑप्शन डी। बाकी सारे के सारे क्या है? सत्य कथन है दोस्तों। दक्षिण भारत में ताम्रकांस्य युग नहीं आया। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तर भारत के महापाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। काले व लाल मर्द भांडों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है। दक्षिण भारत में लोह काल के बाद नवपाषाण काल आया।
ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न दोस्तों 7 नंबर है ये, मैच द फॉलोइंग। तो इनको मिलाना है दोस्तों। नीचे देख लीजिए, आपको हिंदी में दिखा देता हूं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बालाकोट मनका बनाने का कारखाना, सुरकोटड़ा बंदरगाह, लोथल कलश समाधान, चन्हुद्रो शिप उद्योग। तो इनका मिलान करना है दोस्तों। तो विकल्प देख लीजिए आपके सामने, मैं आपको दिखा देता हूं। ये विकल्प थे, अब मैं इनका मिलान कर देता हूं। देखिए दोस्तों, बालाकोट है, ये किसके लिए फेमस था? शिप उद्योग के लिए। फिर देखिए दोस्तों, सुरकोटड़ा है, ये कलश समाधान के लिए। लोथल से दोस्तों बंदरगाह मिला है, चन्हुद्रो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न। ये है, डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी राजनीतिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, आर्थिक कार्यों से या शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक कार्यों से संबंधित विधाता परिषद संबंधित थी डॉक्टर जायसवाल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है, वेदांगों की संख्या 6 है, ऋग्वेद 6 मंडलों में विभाजित है, चारों आश्रमों के विषय में प्राचीन उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का 3 नंबर ऑप्शन है वो असत्य है दोस्तों। देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या कितनी है? 33 है, वेदांगों की संख्या 6 है, चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। ये तीनों कथन सत्य है। ऋग्वेद 6 मंडलों में विभाजित था, ये असत्य कथन है। तो यहां पर दोस्तों ऋग्वेद के कुल मंडल कितने थे? 10 मंडल थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा, रोपड़, बनावली या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा के बारे में दोस्तों कुछ अन्य बातें आपको बता देता हूं। जो कालीबंगा है, यहां दोस्तों एक बालक है, उसकी खोपड़ी के अंदर 6 छेद किए हुए इस तरह का कंकाल मिला है। इसके अलावा दोस्तों जो कालीबंगा है, इसकी एक बहुत विशेष बात है, कालीबंगा में दुर्ग एवं नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। विशेष बात है, कालीबंगा में दुर्ग एवं नगर क्षेत्र 2 अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे, ये याद रखना। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, पुरानी बात हो गई है। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, और यहां दोस्तों एक और प्रश्न बताता हूं आपको, गजब का प्रश्न है। प्रश्न ये कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण किस काल के हैं? आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, वो किस काल के हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा प्रश्न। ये है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कालीबंगा की खोज एक घोष ने की थी। एक घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे। कालीबंगा में अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में हैं। तो इसका आपको बताना है। 11 नंबर प्रश्न है ये। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। तो कालीबंगा की खोज एक घोष ने की, बिल्कुल सही बात है। एक घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे, बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए, कालीबंगा से अस्थि रहित स्वाधान नहीं मिले, गलत है, मिले हैं। फिर देखिए, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में हैं,
ये बात भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 3। ए द व द है वो सत्य कथन है, स है वो असत्य कथन है, कालीबंगा से अस्थि रहित स्वादान नहीं मिले, ये गलत बात है, मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा प्रश्न। ये है प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? सिंधु घाटी की, गंगा घाटी की, नर्मदा घाटी की या कावेरी घाटी की? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर ऑप्शन, गंगा घाटी की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा 13 नंबर। वह शिल जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। ये दोस्तों योगी की आकृति की बनी हुई जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है वो दोस्तों कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा दोस्तों अपन फोटो के अंदर देखते हैं एक योगी के जैसी एक हड़प्पा से भी एक मतलब मिली है, मूर्ति सी मिली है, वो थी दोस्तों नरकबंद पस्तर, यानी पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति। तो दोनों में ध्यान रखना, पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति है वो हड़प्पा से मिली है, योगी की आकृति की बनी हुई जो शिल की एक आकृति मिली है पशुपति शिव जैसी दिखाई देती है वो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? जाति, व्यवसाय, धर्म या गुण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का, 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुण। आर्य का मतलब होता है गुण, ना कि जाति, व्यवसाय, धर्म से नहीं, आर्य का मतलब गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10वें। अब दोस्तों ऊपर एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर ये रहा कि ऋग्वेद के ऊपर कुछ मंडल बताए थे, अपन देख रहे थे, और वहां दोस्तों 6 बता रखे थे, शायद ऋग्वेद के 6 मंडल हैं, लेकिन ऋग्वेद के कितने हैं? 10 मंडल हैं। तो उत्तर पेपर में छुपा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा 16 नंबर। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? धर्मसूत्र, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या संहिताएं? तो निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा 17 नंबर। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, तैत्तिरीय, आरण्यक, वृहदारण्यक उपनिषद या मुंडकोपनिषद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। ये किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मुंडकोपनिषद में मिलता है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था? ग्रामीणी, पुरोहित, वज्रपति, सेनानी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहित। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था? पुरोहित था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा प्रजापति की पुत्रियों के नाम है उषा व अदिति, सभा व स्मृति, घोषा व पाला, उमा व सरस्वती? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभा व स्मृति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की पुत्रियों के नाम सभा व स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, यह रहा प्रश्न संख्या है 20। तो देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। न्याय जैमिनी, सांख्य पतंजलि, योग कपिल, पूर्व मीमांसा गौतम? तो देखिए दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रणेता बताइए, न्याय दर्शन के, योग दर्शन के और पूर्व मीमांसा। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा है, आप इसका राइट आंसर बताइए। तो 20 नंबर का दोस्तों मैं मिलान करता हूं, आप मिलाते जाना। देखिए दोस्तों न्याय दर्शन है ना, न्याय दर्शन ये गौतम ऋषि। फिर देखिए दोस्तों सांख्य दर्शन है कपिल का, कपिल मुनि।
योग है दोस्तों ये पतंजलि का। पूर्व मीमांसा है दोस्तों ये जैमिनी का। पूर्व मीमांसा जैमिनी का, उत्तर मीमांसा बादरायण का। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का दोस्तों, अगर यहाँ उत्तर मीमांसा और होता है तो वो बादरायण का। किसका? बादरायण का। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋग्वेदिक काल में निष्क इकाई थी। ऋग्वेदिक काल में निष्क इकाई थी भूमि, मूल्य, स्वर्ण या रजत। तो देखिए दोस्तों, बताइए ऋग्वेदिक काल में निष्क इकाई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। मूल्य के रूप में दोस्तों काम में लिया जाता था निष्क को। ध्यान रखना, मूल्य के रूप में काम में लिया जाता था, यानी एक मुद्रा के रूप में काम में ली जाती थी ऋग्वेदिक काल में निष्क इकाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, कुशाग्रपुर राजधानी थी। कुशाग्रपुर राजधानी थी। अच्छा प्रश्न है, मगध की, अवंती की, वत्स की या कौशल की? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध की। कुशाग्रपुर राजधानी किसकी थी? मगध की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस जैन ग्रंथ, देखिए किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, कथा कोश प्रकरण या कथा कोश? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भगवती सूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है, वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? 5, 6, 7 या 8? तो वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? 8 थे दोस्तों। कितने? 8 सम्मिलित थे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तारीखें फिरोजशाही, तुगलकनामा, फतुहाते, फिरोजशाही, मिफ्ता उल फतुह। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फतुहाते फिरोजशाही। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। 26 नंबर प्रश्न, संत कवि आलवारों के आराध्य देव हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। संत कवि आलवारों के आराध्य देव हैं शिव, विष्णु, कृष्ण या राम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु। विष्णु के जो भगत थे वो आलवार कहलाए, शिव के जो भगत थे वो नयनार कहलाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए क्षेत्रीय भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। कारण देखिए, उनके समय में राजकीय भाषा फारसी थी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की ठीक व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सही है, किंतु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है। ए गलत है और आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का 2 नंबर। ए और आर दोनों ही सही है, किंतु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के कूट वाले प्रश्न भी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है,
कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे चैतन्य, रामानंद, मीरा या वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न ये है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालांतर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाड़ा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, फिर सी, फिर डी, फिर बी। इनकी डेट की बात करें दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर अभियान था ये हुआ था 1301 ईस्वी में। जो चित्तौड़ अभियान था दोस्तों ये हुआ था 1303 में। फिर देखिए दोस्तों सिवाड़ा के ऊपर जो आक्रमण किया था ये हुआ था 1308 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जो जालोर का ये हुआ था दोस्तों 1311 में। इनके शासक भी आपको बता देता हूं। रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो वहां का शासक था हमीर देव। फिर चित्तौड़ पर किया तो वहां का शासक था राणा रतन सिंह। फिर देखिए दोस्तों चित्तौड़ पर 1308 में जो आक्रमण किया यानी सिवाड़ा के ऊपर, सिवाड़ा दुर्ग पर, तो वहां का शासक था 1308 सिवाड़ा का शीतल देव। जालोर पर जो आक्रमण किया तो वहां का दोस्तों कानड़ देव। कौन था? कानड़ देव। तो ये याद रखना अभियान पहला रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी का, फिर चित्तौड़ के ऊपर, फिर सिवाड़ा दुर्ग पे, फिर जालोर पे। शासक हमीर देव, क्रमशः रतन सिंह, शीतल देव, कानड़ देव। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा 31 नंबर प्रश्न। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। सलीम चिश्ती, बुल्ले शाह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए 31 का। 4 नंबर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया है। इन्होंने सूफी संत, ये सूफी संत है दोस्तों, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है, आरिज ए मामलिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? आरिज ए मामलिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? तो दीवान ए आरिज का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख जमालुद्दीन साबरी, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, नियामत कादरी। तो ये कौन किस सिलसिले से संबंधित थे? कैसा प्रश्न है? तो जल्दी से आप बताइए। सुमेलित नहीं है 33 में। तो देखिए दोस्तों शेख मोइनुद्दीन ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे, बहाउद्दीन जकारिया है ये सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे, नियामत है ये कादरी सिलसिले से संबंधित थे, शेख जलालुद्दीन है ये साबरी सिलसिले से संबंधित नहीं थे। 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 34 नंबर। कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा कथन है वो असत्य है। तो देखिए भारत में पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तन और घोड़ों का आयात होता था। कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता था। हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह से उखाड़ दिया था। तो पहला बिल्कुल सत्य है, भारत में पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तन और घोड़ों का आयात होता था, सही है। कच्चा रेशम चीन से आयात होता था, सही है। हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे, यह कथन भी सत्य है। 4 नंबर है सत्य है, अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह से उखाड़ दिया था, यह सत्य कथन है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न है
कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या बलबन? 35 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा कहलाती है? जिहाद, हज, हिज्र या जन्नत? तो 36 का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हिज्र कहलाती है। क्या कहलाती है? हिज्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न, ये है 37 नंबर, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब इनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो जल्दी से आप बताइए। 37 मोती मस्जिद, किला ए कुहना, अडाउद्दीन का झोंपड़ा, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। तो काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। मैं सीधा दोस्तों इसका उत्तर बताऊंगा आपको। तो देखिए इसमें द वाला उत्तर है वो राइट हो जाएगा 4 नंबर। पहले अडाउद्दीन का झोंपड़ा बनाया गया, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा बनाया गया, फिर किला ए कुहना बनाया गया, फिर मोती मस्जिद बनाई गई। इनका कालक्रम दोस्तों आप देख लेना आर्य की बुक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, इक्ता शब्द का अर्थ है, इक्ता शब्द का अर्थ है सुल्तान द्वारा दी गई विशेष भूमि, तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान, सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान, मुस्लिम मुल्ला मौलवियों को दी जाने वाली भूमि। तो देखिए दोस्तों, इक्ता का मतलब होता है तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान, इसको इक्ता बोलते थे, इक्ता प्रथा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा 39 नंबर। जूम कर लेता हूं दोस्तों, आपको हिंदी दिखाता हूं। बलबन ने राजतों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। ए गलत है और आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। बे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है दोस्तों 39 का। ए और आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। बलबन ने राजतों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये सही है। और दोस्तों उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की, ये भी सही है। सिजदा पाबोस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था अलबुकर्क और आल्मीडा, वास्को डिगामा, डेला माचा। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा, डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? रैदास निर्गुण भक्ति, नानक निर्गुण भक्ति, सूरदास सैगुण भक्ति, पिप्पा सैगुण भक्ति। तो देखिए दोस्तों, पिप्पा ये वाला है, ये सुमेलित नहीं है। रैदास निर्गुण भक्ति, नानक निर्गुण भक्ति, सूरदास सैगुण भक्ति, ये सारे क्या है? सुमेलित है। पिप्पा सैगुण भक्ति ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा 42 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मछलीपट्टनम, सूरत, अरमा, कलकत्ता। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मछलीपट्टनम में खोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1556, 1761, 1764। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत के तीनों युद्ध है दोस्तों, उसकी यदि अपन चर्चा करें तो पहला युद्ध हुआ था 1526 के अंदर पानीपत का, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीता था। फिर दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 के अंदर, ये हुआ था आदिल शाह
और अकबर के बीच। आदिल शाह की ओर से दोस्तों उसका सेनापति हेमू लड़ा था। हेमू की आंख में दोस्तों तीर लग गया था, जिसकी वजह से पासा पलट गया था युद्ध का, अकबर जीत गया था। उसके बाद दोस्तों 1761 के अंदर तीसरा युद्ध हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली है वो जीता था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, दशक शब्द से तात्पर्य है, दशक शब्द से तात्पर्य है दंगा, शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह या बाजार। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुल्क मुक्त व्यापार, दस्तक शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, अप्पाजी भोसले, मल्हार राव होलकर, महादजीची सिंधिया। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वाला ऑप्शन, महादजीची सिंधिया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु माझी, तीरथ सिंह, जोरिया भगत या बुद्ध भगत? तो संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु माझी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? 1853, 1854, 1855 या 1856? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 का 4 नंबर, 1856 में। तो ये दोस्तों अवध का विलय है वो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत किया गया था। हड़प नीति के तहत दोस्तों जो राज्य हड़पे गए थे उनकी ट्रिक है सजे सब उजाना, आप ध्यान में रख सकते हैं, सजे सब उजाना। लास्ट में अवध था दोस्तों। सह से दोस्तों संतारा हो जाएगा। संतारा का दोस्तों विलय हुआ था 48 में, यानी 1848 में मिलाया गया था इसको। जेतपुर और संबलपुर इनको दोस्तों 49 में, और जो दोस्तों उदयपुर है इसको दोस्तों 52 में, झांसी है दोस्तों इसको 53 में, नागपुर है इसको 54 में, अवध है दोस्तों इसको 56 में। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी देवी या देवता मिस्री नहीं है? आइसिस, ओसिरिस, अमुन, आर्मेटिस। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेटिस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बारह तख्तियों का कानून का संबंध किस सभ्यता से है? रोम, मिस्र, चीन या यूनान? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर, रोम। तो इस पेपर में दोस्तों कुल प्रश्न 150 है। कितने हैं? 150। हम इसको दोस्तों 3 पार्ट में करेंगे। आज दोस्तों 50 ही प्रश्न करेंगे, ये पहला वीडियो है। दूसरे पार्ट में 51 से 100 तक करेंगे दोस्तों, जो दूसरा वीडियो रहेगा। तीसरे वीडियो में दोस्तों अपन 101 से 150 तक करेंगे, क्योंकि दोस्तों फिर लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा और मेरा भी गला बैठ जाएगा। तो पार्ट 2 के अंदर दोस्तों अपन करेंगे 51 से लेकर के 100 तक प्रश्न। फिर पार्ट 3 में करेंगे दोस्तों अपन 101 से 150 तक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।